नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में आप सबको 11वीं कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम निर्दर्शन की विधियों के बारे में जानेंगे कि निर्दर्शन की कितनी विधियां हैं। छात्रों, किसी लेखक को हमने पढ़ा था कि किताबों की भीड़ में जानकारियां कहीं खो गई है और जानकारियों के भीड़ में विवेक कहीं खो गया है। हमारा कहने का मतलब ये है कि वस्तुतः हम किताबों और जानकारियों के भीड़ में खोते जा रहे हैं और विवेक में हमारा समाप्त होते जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जो भी पढ़ें वो व्यवहारिक पढ़ें, क्योंकि विवेक का संबंध व्यवहार से है। जब आप सांख्यिकी को पढ़ते हैं तो ये अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करता है। तो जाहिर है कि जब तक हम किसी भी विषय का अध्ययन व्यवहारिक रूप में नहीं करते हैं वो विषय परिणामी नहीं हो सकता है। किसी भी अध्ययन का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है। अध्ययन पढ़ाई के लिए किया जाए, न कि अध्ययन जो है सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए किया जाए। अगर आप पढ़ाई के लिए अध्ययन करते हैं तो परीक्षा खुद ब खुद पास कर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? सफलता आपकी परीक्षाएं की तरह आपके साथ साथ चलती है। आप आगे बढ़ते रहिए, सफलता आ जाएगी। स्पष्ट बात है कि जो भी अध्ययन करे व्यवहारिक करे, यानी इस तरह से नहीं कि जैसे आत्माराम का तोता रटते रहता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं और फिर भी जाल में फंस जाता था। फैक्ट सिर्फ रटना काम नहीं है, उसको समझना काम है। आप जब भी पढ़ रहे हैं स्टेट, तो आप ये सोच के देखिए कि ये जो भी चीज मुझे पढ़ाई जा रही है, क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं? अपने इर्द गिर्द की घटनाओं से इसे मैं कैसे जोड़ सकता हूं? हम सो रहे हैं। ये समंकों के संकलन में चैप्टर के तहत निर्दर्शन की विधियां जो है वो वस्तुतः व्यवहारिक प्रयोग से ही। निर्दर्शन के संदर्भ में जो आंकड़े जुटाए जाते हैं या निर्दर्शन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो कितने प्रकार से निकाले जाते हैं, तो इसमें हम अब देखें अपने चैप्टर के अनुसार समंकों के संकलन में निर्दर्शन की जो विधियां हैं, निर्दर्शन की जो है यहां पर हम जो आपको आगे क्लास में बताएंगे वो 4 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है दैव निदर्शन, और इसी को कहते हैं यादृच्छिक निदर्शन। रैंडम सैंपलिंग इसको बोलते हैं, यानी ये जो है असतत है। कहने का मतलब इसका कोई निश्चित नहीं होता है, संयोग होता है। दूसरा है सविचार निदर्शन, तीसरा है मिश्रित और स्तरीय निदर्शन, और चौथा अन्य मेथड्स में 2-3 मेथड्स और आते हैं। एक प्रकार से निदर्शन की विधियों को इस तरीके से भी वर्गीकरण किया गया है। मूलतः दैव निदर्शन, सविचार निदर्शन, मिश्रित या स्तरीय निदर्शन और अन्य विधियां। लेकिन इसमें जो है थोड़ा अंतर आता है। यहां पर आप देखिए सविचार निदर्शन और मिश्रित और स्तरीय निदर्शन, आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुस्तरीय निदर्शन जो है ये आ जाएगा दैव निदर्शन में, लेकिन यहां पर अन्य विधियों में दिखलाया गया है। इसको हम लास्ट में फिर देखेंगे। सबसे पहले मूल रूप से हम इस तरीके से अपना जो है सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, यानी दैव निदर्शन क्या है, सविचार निदर्शन क्या है, मिश्रित या स्तरीय निदर्शन क्या है, और अन्य विधियों में कौन कौन से निदर्शन के मेथड रखे गए हैं। चूंकि ये चारों विधियां को समझाने में एक लंबे समय की जरूरत है, अतः आज की क्लास में हमने सिर्फ दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन को लिया है, इस पर फोकस किया है। दैव निदर्शन मूलतः जो दैव निदर्शन में प्रतिदर्श का चुनाव संयोग पर निर्भर करता है। इसमें जो है सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर मिलता है। इसमें इस बात की जानकारी अनुसंधानकर्ता को नहीं होती कि कौन से जो है नमूने चुने जाएं या कौन से नमूने नहीं चुने जाएं। सच मायने में अगर हम यही कहें कि सब कुछ भगवान भरोसे, तो वही दैव निदर्शन है। जिस भी प्रतिदर्श की नंबर आ गया, जिस प्रतिदर्श का संयोग बन गया वही चुना गया, जो छूट गया वो रह गया। यानी यहां पर हम संयोगों का चुनाव करते हैं। यही कारण यहां सिंबल से दिखाया गया है कि इसकी चुनाव लॉटरी से भी की जाती है। लॉटरी से एक प्रकार से की जाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो है दैव निदर्शन लॉटरी से ही तैयार किए जाते हैं, और भी कई तरीके हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार चूंकि इसमें संयोग महत्वपूर्ण है,
अनुसंधानकर्ता की सोच महत्वपूर्ण नहीं है, अनुसंधानकर्ता की धारणा महत्वपूर्ण नहीं है, अनुसंधानकर्ता का पक्षपात महत्वपूर्ण नहीं है। अतः यह एक निदर्शन की ईमानदार प्रणाली कहा जा सकता है। अब दैव निदर्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। अभी आपने फिगर देखा था लॉटरी प्रणाली की, तो यह दैव निदर्शन की पहली प्रणाली है, लॉटरी प्रणाली। इसमें क्या होता है, कुछ पर्चियां या गोलियां या तो नाम से या नंबर से बना ली जाती है और उसे एक डब्बे वगैरह में रख करके खूब मिला दिया जाता है, ताकि यह पता नहीं चले कि ये कौन सी नंबर की पर्ची कहां पर है और कौन सी नंबर की पर्ची कहां पर है या किसके नाम की पर्ची कहां पर है, या गोलियों को डाल देते हैं। और उसके बाद कोई बच्चे से या कोई वैसे व्यक्ति से जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता हो, निष्पक्ष हो, या अनुसंधानकर्ता स्वयं आंख मूंदकर पर्चियों से जो है उस डब्बे से बारी बारी से पर्चियां या गोलियां निकालता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि हमको प्रतिदर्श के लिए जितनी संख्या इकाई की जरूरत है उतनी इकाई हो नहीं जाते हैं। जैसे हम एक निकाले, हमको 10 प्रतिदर्श की जरूरत है, 100 इकाइयां हैं डब्बे में डाले हुए, हमको उसमें से प्रतिदर्श नमूने के तौर पर 10 इकाइयों को चुनना है, तो हम एक बार में एक निकाले, वो एक प्रतिदर्श आ गया। इस तरह भी हमको 9 तक शेष और करने हैं। थोड़ा सा यहां पर आपको दिक्कत हुआ होगा, दिक्कत यह हुआ होगा कि जो है हमने कहा नंबर भी दे सकते हैं, नंबर हम इस रूप में दे सकते हैं कि मान लेते हैं जो नाम है उसको नंबर से संकेत कर दें। ए नाम है उसको हमने 1 नंबर दिया, बी नाम है उसको 2 नंबर दिया, तो हम नंबर से भी गोलियां बना के या पर्चियां बना के डाल सकते हैं या नाम से भी डाल सकते हैं। इसको लॉटरी मेथड कहते हैं। इसमें आप पूर्व वाले चित्र को आप देख सकते हैं, इसमें जो है डाला हुआ है और इसको बारी बारी से यहां पर निकाला जा रहा है। कोई 43 नंबर का है, कोई 214 नंबर है, कोई 538 नंबर का है, और इस तरह से तब तक निकाली जाएगी जब तक जो है प्रतिदर्श के लिए जितनी संख्या हमको जरूरत है उतनी आ न जाए। फिर यहां लॉटरी से भी है, इसमें भी और भी लॉटरी के जो सिस्टम है, जैसे चक्र घुमा रहा है उस पर गोली छोड़ देता है, या और गोलियों के पत्तियों के माध्यम से भी हो सकता है। जिसका नंबर आया, जो भी आ गया चयन में, चक्र जहां पर रुक गया गोली वहीं पर रह गई, वो नंबर सिलेक्ट हो गया। ये सब मेथड भी हम अपना सकते हैं। जैसे इस तरह के लॉटरियों को आपने मोबाइल फोन पे देखा होगा, क्या इस तरह के लॉटरी सिस्टम है और ये रहता है। अब जो है दूसरा हम देखेंगे, इसमें मेथड है ढोल घुमाकर। इसमें एक विद्युत चलित मशीन होता है और उस मशीन के माध्यम से ढोल को उसमें सेट कर दिया जाता है। अब इतना में मत जाइए, सामान्य रूप से समझिए। मसाला मिक्सर मशीन तो देखे होंगे ना, गिट्टी, सीमेंट, पानी, बालू सबको एक ही में डाल देता है और घुमा देता है। बस वही चीज इसमें है। उस ढोल का एक मुंह खाली रहता है और एक मुंह बंद रहता है और उसको मशीन में सेट कर दिया जाता है। और उसके बाद उसमें 0 से लेकर के 9 तक एक एक अंक लिख करके एक एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, एक ही प्रकार की गोली वगैरह का, और उस टुकड़े को उसमें डाल के उस मशीन को तेजी से घुमा दिया जाता है ताकि ये पता न चले कि कौन टुकड़ा कहां पर है। और फिर उसे बंद करके उसमें से एक इकाई को निकाला जाता है। एक इकाई, जो पहला इकाई निकलता है उसको हम नोट कर लेते हैं, वो होता है इकाई का अंक। फिर घुमाते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, वो होता है दहाई का अंक। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं कि हमको कितना का जरूरत है, इकाई में या संख्या की जरूरत है कि दहाई में संख्या की जरूरत है कि सैकड़ा में जरूरत है। सैकड़ा में है तो फिर एक बार करेंगे, तब इकाई दहाई सैकड़ा, पहला अंक आ जाएगा इकाई में, दूसरा आ जाएगा दहाई में, और तीसरा सैकड़ा में। 1000 तक भी हम जाएंगे जितनी हमारी जरूरतें हो, है ना। तो ये प्रक्रिया, इसके जगह पर और भी एक है, आप देखे होंगे, सुई वाली घड़ी भी है, चक्र भी हम यूज कर सकते हैं। एक जो है सिंबलाइज नंबर सिस्टम से 0 से लेके, ध्यान दीजिएगा घड़ी में 12 तक होता है, 12 नहीं हमको करना है, 0 से 9 तक डिवाइड करना है, यानी 10 डिजिट देना है, चाहे वो हम ढोल में काम करें या घड़ी में काम करें।
तो उस तरह के बराबर बराबर दूरी पर उसको 10 डिवाइड किया हुआ हमें घड़ी ले लेंगे, और एक जो है घड़ी का कंपास रहेगा सिर्फ एक ही वाला, उस कंपास को तेजी से घुमाया जाता है, काफी तेजी से, और वो कंपास बैरिंग पे सेट रहता है, ऐसा नहीं कि वो हार्ड चलता है। अब वो कंपास जहां पर रुक गया जिस नंबर के सामने, वो नंबर इकाई का हो गया। फिर घुमाएंगे दूसरी बार, फिर जहां रुका वो नंबर दहाई का हो गया, और इसी तरह सैकड़ा और हजार के लिए जाएंगे। यानी इसमें आपको अगर प्रश्न आए तो दिमाग में रखिएगा कि ढोल घुमाने की मेथड में ढोल भी है और साथ साथ कंपास वाली घड़ी भी है, चक्र भी है। चलिए तीसरा मेथड में हम आते हैं, व्यवस्थित क्रम के आधार पर। इसमें सभी इकाइयों को संख्यात्मक या वर्णात्मक क्रम में रखा जाता है, संख्या के आधार पर। यानी यदि मेरे पास 100 इकाइयां हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके क्रमिक रूप से 100 तक हम रख देंगे। या वर्णात्मक क्रम में, अब वर्णात्मक क्रम में थोड़ा सा दिमाग पर यहां जोड़ दीजिए, वर्णन से यहां मतलब नहीं है, बल्कि वर्ण से मतलब है अल्फाबेट, यानी ABCD के रूप में हम रखते हैं, तो उनको जो है वर्णात्मक क्रम में रखते हैं। अब इसके बाद हम निर्णय लेते हैं कि उन पूरे समग्र से, समग्र क्या हुआ, टोटल इकाइयों का कुल योग, तो पूरे समग्र से कितने हमको प्रतिदर्श का सिलेक्शन करना है। पूरे समग्र से यदि हमको 10 प्रतिदर्श का सिलेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं कि कुल इकाइयां बटे प्रतिदर्शों की संख्या। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, कुल इकाई कितना लिए थे, समग्र कितना लिए थे हम, तो 100, और अगर हमको 10 नमूना चुनना है तो 100 बटे 10, यानी हमारा आंसर इसमें आएगा 10। ये 10 क्या होगा, 10 होगा अंतराल। अब 10 अंतराल का मतलब क्या है कि अब ये ध्यान दीजिए कि अब हम उस संख्या को 1 से 100 तक सीरियली रूप में लिख देंगे। अब वही अंतराल को हम प्रतिदर्श चुनने में लगाएंगे। अगर हम पहली संख्या को चुने हैं नंबर 1 को, तो अगली संख्या ठीक 10 के बाद आएगी, यानी 11वीं आएगी, फिर अगली संख्या 21वीं आएगी, फिर अगली संख्या आपको जो है 31वीं आएगी। अगर हम 5वीं से शुरू करते हैं तो 15वीं, 25वीं, 35वीं, इसे आप बोर्ड पर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समग्र की कुल इकाइयां और डिवाइडेड बाय प्रतिदर्श की संख्या, कितना हमको प्रतिदर्श चाहिए इससे मतलब है। तो समग्र अगर हम कुल लिए थे 100 इकाई तो बराबर हो जाएगा 100 बटे 10। आपका कट के रिजल्ट कितना आ रहा है, तो 10। अब जब हम इन संख्याओं को रखेंगे, हम 1 से लेकर के 100 तक लिए थे टोटल इकाइयां। अब क्या होगा कि इसमें पहला जो इकाई है वो अपने मन से सिलेक्ट किया जाता है, संजोग से। उसको हम किसी बच्चे से भी कहवा सकते हैं या आंख मूंद के छू भी सकते हैं, जिस संख्या पर हाथ चल गई, या मन से भी सोच समझ करके उसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि उस तरह से पहला जो हम सिलेक्ट किए वो 3, तो ये जो 10 बना ये अब यहां अंतराल के काम करेगा। 3 के बाद अगली संख्या होगी 13वीं, 13वीं के बाद 23वीं, 23वीं फिर 33वीं, उसके बाद 43, 53, 63, 73, 83 और 93। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा 10 नमूना आ गया। अब यही नंबर वाले जो है इकाई का हम अवलोकन करेंगे और इनके अवलोकन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो पूरे के पूरे 100 समग्रों पर लागू हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। ये इसमें जो है मूल रूप से यही ध्यान देना है कि इसमें अंतराल पर फोकस करना है, यानी कितना हमको प्रतिदर्श लेना है और समग्र में प्रतिदर्श से भागा दे देंगे और उसके बाद हम उसी को अंतराल वाइज हम जो पहली संख्या चुनेंगे। जैसे वहां पर हमने 3 चुना था तो 3 के बजाय अगर 5 चुनते हैं
तो फिर 15, 25 इस तरह से जाएगा। अब देखिए ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें है जो है इसमें थोड़ी समस्या आ रही है। इसको हम सच्ची दैव प्रतिदर्श नहीं कर सकते हैं। सच्ची इसका कारण से नहीं कर सकते हैं कि पहला जो आपने चुना वो संजोग नहीं था, वो तो आप समझ बूझ करके चुनने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको उस क्रम में कह दिया कि हाँ हम किसी बच्चे से कोई अंक छुआ करके या कुछ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला अंक लोग चुन लेते हैं, चलो हम 5 को चुन लिए, 4 को चुन लिए या 3 को चुन लिए। तो अगर आपके मन में कोई पूर्व धारणा है तो आप उसी की संतुष्टि के अनुसार वो अंक चुनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी के पक्ष में रिजल्ट को ले जाना चाहते हैं और वो रिजल्ट उसके पक्ष में तब जाएगा जब उसके 10 के अंतराल में उसका कोई इकाई 24वां आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर पक्षपात की भावना रहेगी तो पहले ही 4 को चुन लेंगे ना। तो फिर दैव प्रतिदर्श कहां हुआ, यानी संजोग से कहां हुआ? ये तो इच्छा के अनुसार हुआ। तो इस कारण इसमें पक्षपात की संभावना होती है। हमने यहां दे दिया है कि तो पक्षपात इसमें हो सकता है। अब ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, इसी का प्रयोग ज्यादा होता है। इसको हम टिप्पेट विधि कहते हैं। एक सांख्यिकी शास्त्री थे, इन्होंने 41,600 अंकों का प्रयोग किया था टोटल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 41,600 अंकों के प्रयोग से 10,000 जो है 400 संख्याओं का निर्माण किया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके यूपीएससी तक आएगा। सबसे पहले यहां आपको यह कंसंट्रेट करना क्या है कि टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया था उन्होंने, इसमें लिखा हुआ नहीं है। 41,600 अंकों का प्रयोग किया था और उसे संख्या कितना निर्माण किया तो 10,400। अब इन संख्याओं को वो क्रम में नहीं रखे, ध्यान दीजिएगा, वो किसी क्रम में नहीं रखा, जैसे कि तैसे लिख दिया। और ये सारी संख्याएं कितने अंक की उन्होंने तैयार की तो 4 अंक की। 4 बात याद रखना है। पहली बात 41,600 अंकों का प्रयोग किया। दूसरी बात उससे बनाए 10,400 संख्याएं। तीसरी बात कि इसको क्रम में नहीं रखा। और चौथी बात कि संख्याओं में अंकों की संख्या 4। 4 का मतलब यह नहीं है कि हां फर्स्ट डिजिट कोई 1, 2, 3, 4 या 9 से शुरू हो, 0 से भी शुरू हो सकता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि 0, 0, 0, 4। अब इसमें हमने यहां 24 उनकी जो है संख्याओं को रखा है। अब देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24। 24 संख्याओं का उनका जो प्रथम 24 संख्या था उसको हमने यहां पर लिया है। टिप्पेट संख्याएं किताबों में मिल जाएगी, कोई भी सांख्य की किताब आप यूज कीजिएगा उसमें टिप्पेट संख्याएं मिलेगी और आपको साइड पर भी मिल जाएगी। अब हमने कहा कि यह संख्या बिना किसी क्रम में रखी हुई है। अब इसके आधार पर देखिए हम प्रतिदर्श चयन कैसे करते हैं। जैसे हमको 5,000 विद्यार्थियों में से 10 नमूने चुनने हैं। याद है ना, प्रतिदर्श को ही निदर्श भी कहते हैं, न्यायदर्श भी कहते हैं और नमूना ही भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम न्यायदर्श बोले तो भूल जाइए कि हाँ ये कौन सा नई चीज है। नई कुछ नहीं है, 3 दिन से बोल रहे हैं, नमूना ही है न्यायदर्श भी। तो हमको 10 प्रतिदर्श का चयन करना है। तो इसको चयन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको 5,000 विद्यार्थी में से चयन करना है। तो हम 1 से लेकर 5,000 विद्यार्थियों को क्रम से लिख देंगे, नंबर से 1 से लेकर 5,000 तक। 5,000 से ज्यादा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 5,000 विद्यार्थियों में चयन करना है, हमको 5,000 से ज्यादा विद्यार्थियों में चयन नहीं करना है। और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि 10 ऐसे अंक छांटे, इसमें से हमको निकालना होगा कि जिनका मूल्य 5,000 से कम हो। आज समझ में आई? इनमें जो है आप ध्यान दीजिए, ये कैसे हमको इसको रखना है। 5,000 विद्यार्थियों में से हमको जो है चयन करना है 10 नमूने के, ये अलग मैटर है। दूसरी मैटर हमने कहा कि 1 से लेकर 5,000 तक क्रम से लिख दीजिए। इसका इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, यानी इस टिप्पेट संख्या से कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान दीजिए ये बात को, ऐसा नहीं कि इसी को सजाने लगिए क्रम से 5,000 संख्या है, नहीं, वो अलग है 1 से 5,000 विद्यार्थियों का। और
उसके बाद जो है हम क्रम से 5000 विद्यार्थियों को लिख देंगे। अब हम चलेंगे अब टिपेट संख्या की ओर। जब क्रम हम इधर विद्यार्थियों को लिख देंगे तो अब टिपेट संख्या की ओर चलेंगे और उसमें देखेंगे कि 5000 से कम वाले कौन कौन सी टिपेट संख्याएं आती है। तो जो 10 आएगा शुरू वो वही नमूना हो जाएगा। जैसे आप देखिए ये 10 संख्याएं आई, उससे सिलेक्ट होके 2952, 3992, 3170, 1545, 1396, 1300, 2693, 2370, 3804 और 2762 इन संख्याओं को आप इसमें खोजिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। 2952 ये सिलेक्ट हुआ था, 5000 से कम वाली 3992, नीचे 3170, 1545, 1396, फिर 1300, 2693, 2370 और उसके बाद 2762, 1089, 10 संख्याएं इसमें सिलेक्ट। अब यही 10 संख्या नमूना है क्योंकि 5000 से कम है, 5000 में हमको सिलेक्शन करना था। हम यहाँ इसमें संख्याएं देखिए 5000 से ऊपर वाले भी है, 6600, 9700, इनको सिलेक्ट हमको, क्योंकि ये 5000 से ऊपर जा रहे हैं, हमको 5000 विद्यार्थी के अंदर का सिलेक्शन करना है ना, तो हम उसी के मान के अंदर का हम चुनते हैं। अब ये 10 संख्याएं जो हमने चुन लिया, इसी 10 नंबर का कि जो है हम सारे रिजल्ट का अवलोकन करेंगे और इनके जो निष्कर्ष होंगे वही पूरे 5000 विद्यार्थियों पर लागू होंगे। यानी ये 10 नमूना हो गए। अब उन नमूनाओं का निष्कर्ष के लिए हम अध्ययन करेंगे और उनके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलेंगे ये 5000 विद्यार्थी पर लागू होगा। अब यहां एक चीज है और जानने के लिए है, उसको भी आप देखें। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि समग्र की इकाइयां जो है हमेशा 5000 ही रहे। समग्र आपका 100 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है। आपको 500 निकालने के लिए दिया या 100 निकालने के लिए दिया, तब क्या कीजिएगा। 100 से नीचे तो इसमें कोई संख्या ही नहीं है, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि सब संख्या तो 4 अंक के है। तो इसमें टिपेट महोदय ने क्या बताया है कि 2 अंकों वाली संख्या लीजिए, यानी एक संख्या को 2 भाग में तोड़ दीजिए। जैसे आप ये देखिए, अगर 2952 है तो एक संख्या बन गई 29 और दूसरा बन गया 52, है ना, तो ये 100 से नीचे रह जाएगा ना। अब इस तरह से हम इनका जो है 1 से लेकर 99 तक के क्रम में रख देंगे और फिर हम उसमें से मान लेते हैं कि इसमें हम इनका 24 संख्या इस तरह की भी बनाए टिपेट की संख्या को तोड़ करके, तो उसमें से हम 10 100 से नीचे वाली संख्या चुन लेंगे और वही 10 हो जाएगा 100 वाले के लिए आपको प्रतिदर्श। यदि 1000 में चुनना है तो 999 तक रखना है, तब 3 अंक लेंगे हम, हर में से 3 अंक। लेकिन ये ध्यान देना है कि ये 3 अंक या तो शुरू वाला ले या लास्ट वाला ले, ये नहीं कि कभी इधर का और कभी उधर का। तो उसमें से फिर हम 10 चुनेंगे 1000 के लिए, यानी 100 वाला है तो 2 अंक का प्रयोग, 1000 है तो 3 अंक का प्रयोग, और 10,000 में जा रहे हैं या हम ये कहें कि लाख से नीचे है तो 4 अंक वाला प्रयोग करेंगे। इस तरह से 10,000 से में है तो 4 अंक, यानी 9,999 तक। अब हम समझते हैं कि टिपेट संख्या आप समझ गए होंगे। अब ये दैव निदर्शन के हम गुण और दोष पर चर्चा कर लेते हैं कि ये गुण दोष क्या है। यहां पर छात्रों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान से ही इसको नोट्स में पढ़िएगा। इस चैप्टर में अगर कोई सबसे ज्यादा समझने वाला है तो ये टिपेट संख्या है। यहां पर आपका दिमाग गड़बड़ाएगा कहां, मैं ये समझ रहा हूं। आपका दिमाग गड़बड़ाएगा वो जो एक जगह कहता है कि विद्यार्थी को क्रम में 1 से 5000 तक रखिए, और दूसरे जगह आपको उसमें से 10 संख्या चुनना है जहां 5000 संख्या नहीं दी हुई है, संख्या सिर्फ दी हुई है 24। मैंने कहा कि वो दोनों अलग अलग चीज है। हमको 5, अब उसमें जो है उसमें से जो 10 आएंगे तो पहले क्रम में सजा के रखिएगा, तब ना उसमें से 10 को निकालिएगा जो इधर से 10 चुनाया, इंगित कीजिएगा। तो इसको आप ध्यान से वहां पर देखेंगे और मेरी वीडियो को फिर से सुनेंगे इस मैटर पर, तब आपको समझ में आएगा। और इसमें ज्यादा चूंकि ये गणितीय होते चला जा रहा है तो अब ज्यादा इसमें जो है फिगर नहीं बल्कि इसका खुद का आंकड़ा और ग्राफ यहां महत्व रखेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम चले दैव निदर्शन की विधि के गुण एवं दोष, इसमें आते हैं। दैव निदर्शन विधि में पक्षपात की संभावना होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यह संयोग पर आधारित है। अतः जो है सभी इकाइयों के इसमें चुने जाने के समान अवसर आते हैं। संयोग तो किसी के साथ काम कर सकता है, तो सबको समान अवसर मिलता है।
इसमें एक चीज और है कि जैसे जैसे न्यायाधीश के आकार में वृद्धि होगी, इसका परिणाम उतना ही शुद्ध होगा और समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा। यहां हमने दिया है, जैसे जैसे न्यायाधीश के आकार में वृद्धि होती है, समग्र का सही प्रतिनिधित्व करेगा। जाहिर है 1000 का हमको 10 प्रतिदर्श निकालना है और 1000 का हमको 100 प्रतिदर्श निकालना है, तो तय बात है कि 100 अगर हम लेते हैं तो प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलेगा ना, 10 को प्रतिनिधित्व कम नहीं मिलेगा। 10 का मतलब है कि 100 में 1 जो है, और वो 100 में 10 आ रहा है सिलेक्शन होकर के, तब ना 1000 में 100 आएगा, तो ज्यादा वहां पर आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगला है ये मितव्ययी भी है, इसमें समय एवं धन की बचत होगी क्योंकि कुछ ही नमूनों को उसमें से उठाना है। न्यायाधीश की शुद्धता की जांच अन्य न्यायाधीश से कर सकते हैं। यही तो जो है हर न्यायाधीश मेथड में लगभग यही एक अच्छाई है जो संगणना से इसको अलग कर देती है, क्योंकि संगणना में पूरा गिनना पड़ता है फिर से, और इसमें क्या है कि हम एक प्रतिदर्श के आधार पर जो है एक बार निष्कर्ष निकालें, अगर वो हमको ठीक नहीं लगा तो पुनः प्रतिदर्श चेंज कर दिए। जैसे हमको 100 इकाइयों वाले समग्र से 10 प्रतिदर्श चुन के हम निष्कर्ष निकालें, हमको लगा कि शायद ही ठीक नहीं हो, तो जो 10 हम इस बार चुने वो 10 को छोड़ के अगली बार दूसरा 10 चुन लेते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। अभी दोनों की तुलना करते हैं कि कौन पहिलका 10 प्रतिदर्श वाला ठीक है कि ई वाला ठीक है, दोनों का रिजल्ट कैसे आता है। दोनों का रिजल्ट में मिलान लगभग समान हो जाता है, इसका मतलब है कि मेरा दोनों सही था, पहला भी जो चुनाव था वो सही था, तो इसकी हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन इस विधि के दोष भी है, यह विधि उन परिस्थितियों में उपयुक्त सिद्ध नहीं होगी जहां पर समग्र की कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। अब सामने तो है नहीं, वीडियो पर है, नहीं तो निश्चित सवाल करते कि इसका एक उदाहरण बताइए। यह देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो कौन सी ऐसा चीज है कि छोड़ा नहीं जा सकता है? अरे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा ना। अगर 19 की जगह पर 20 छोड़ दिए, 20 की जगह पर 19 छोड़ दिए, तो सर्वे मेथड में कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन यह कहता है कि इसमें जो है वह वहां पर उपयुक्त नहीं होती है जहां अति महत्वपूर्ण चीज को छोड़ा नहीं जा सकता है। यह विधि उन परिस्थितियों में उपयुक्त सिद्ध नहीं होती जहां समग्र की कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि उन्हें छोड़ा। अब देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण आप ले लीजिए, मंत्री परिषद से केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं उन सब मंत्रियों के कार्यपत्तियों का हम अवलोकन करें, कितना परफॉर्मेंस किसका रहा। हम क्या करेंगे उसके लिए? सर्वे मेथड में नमूना ही चुनेंगे ना, दैव निदर्शन में संजोग से। संजोग से सब मंत्रालय से जो है 10 मंत्री को हमको चुनना है, 10 को चुने तो, लेकिन कहा हुआ कि प्रधानमंत्री छूट गए, तो एक तरह से प्रधानमंत्री तो कई मंत्रियों के बराबर अकेले होते हैं ना, तो उनको छूट जाने पर पूरा निष्कर्ष गड़बड़ आ जाएगा। अन्य कोई मंत्री छूट जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं छूटना चाहिए। और चूंकि संजोग पर आधारित है तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री चुना ही जाएंगे उसमें? अतः यहां पर यह दिक्कत के सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है जहां अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा है। जब छोटा है यह है तो चुनने की क्या आवश्यकता है।